ठीक है, चलो गुड। अब लास्ट टाइम हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम कुछ स्टेशंस को कर लेंगे डिस्कस, स्पेशली जो रेयर टॉपिक्स कवर हुए थे। तो विल डू दैट। किसी ने कुछ उससे पहले कमेंट करना है या कुछ बात करनी है तो कर लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। हम्म, ठीक है। अच्छा, स्कार प्रेगनेंसी का आपने बात की थी लास्ट टाइम ना। तो आई होप आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही होगी मेरी। हेलो। जी जी मैम, स्क्रीन आ रही शेयर है। हो रही है? आ रही है, ओके। हो रही है जी। फाइन। ऑल राइट। सो गुड। ठीक है। थोड़ा सा क्विकली मैं आपको बता दूंगी, अगर उसके बाद वैसे तो आई ऑलवेज लाइक इट कि अगर आप लोग वॉलंटियर करके एज प्रेजेंटर्स बात करो। असल में स्कार प्रेगनेंसी इज वन टॉपिक जिसके ऊपर जिसकी मैनेजमेंट ही इतनी क्लियर नहीं है, डायग्नोसिस का पता नहीं चलता। आई थिंक वो लास्ट टाइम कुछ लोगों ने कहा था कि स्टेशंस ने बड़ा कंफ्यूज किया डायग्नोसिस में और ये वो। तो ऐसी परेशानी वाली बात है नहीं। ठहरो, ये क्या बन रहा है साथ साथ? एक सेकेंड, आई जस्ट नीड टू चेक समथिंग। ठीक है। सो मैंने कहा कि क्विकली आपको मैं बता दूं। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि भी जो स्टेशंस आपके लिए रेयर है वो एग्जामिनर्स के लिए भी रेयर है। जो भी हमारी एक टॉपिक की या अदरवाइज गाइडलाइंस होती हैं, दो तीन चीजें हमेशा कंफ्यूज करती है और एग्जाम में भी वही आता है। सिंपल एक टॉपिक नहीं आएगा ऑब्वियसली, वो तो फिर थोड़ा सा आईएमएम के लेवल का हो जाता है। आपको आएगा प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन, या फिर आएगा स्कार एक टॉपिक, या सर्वाइकल एक टॉपिक। तो इसके लिए अच्छा, मेरी ना वो क्विकली अंदर आपको बैठा बता हुआ है, देती हूँ। मैं बैठी उसके पास। आप लोग म्यूट कर लो जरा अपने आप को सारे। स्कार एक टॉपिक जो लास्ट सिनेरियो एक दफा आया था, वो अगर कोई आप में से बता दे तो बड़ा बेहतर हो जाएगा, तो हम उसके हिसाब से सारा कर लेंगे। मैडम, उसमें ये था कि 7 वीक्स जी जैसे प्लीज। कि 7 वीक्स लिया थी पेशेंट को। और हम्म। प्रीवियस को एक प्रीवियस वन थी वो। और अच्छा। अभी आपके पास एंटीनेटल विजिट पे आई थी वो। तो बस यही था ठीक है। सिनेरियो में। प्रीवियस वन थी, एंटीनेटल विजिट पे आई थी, और कोई बीटा एचसीजी वगैरह? 7 वीक्स बैक बस एलएमपी थी मैडम, बीटा एचसीजी दी हुई नहीं थी सिनेरियो में, वो जब ठीक है, मेरे बीटा साथ शेयर एचसीजी किया थी। था सिनेरियो आप ही लोगों ने। मैडम बीटा 7 एचसीजी weeks था। antenatal visit having history of previous 1.5 year back with relevant history. Discuss management and with examiner. Okay. सो ठीक है, बिल्कुल। देखो, बात यह है कि दिस इज अ परफेक्ट सिनेरियो फॉर स्कारिक टॉपिक। उसकी वजह यह है कि आपके पास अदरवाइज क्लिनिकली भी इसी तरह से पेशेंट प्रेजेंट करता है कि उसके अंदर सिंपल 7-8 वीक्स की प्रेगनेंसी होगी, बीटा एचसीजी पॉजिटिव होगा और पेशेंट विल हैव नो सिम्टम। और उस तरीके से प्रेजेंट करेगा। अब आपने डायग्नोसिस कैसे बनाना है? ऑब्वियसली अल्ट्रासाउंड इज अ वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट मोडालिटी टू मेक अ डायग्नोसिस, बट एट टाइम्स अल्ट्रासाउंड कैन ऑल्सो मिस इट। लेकिन जहां पर भी आपको शक हो, अगर वो कहें कि लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस पे आपका अगर स्कार एक टॉपिक आ रहा है, तो आप उसको उसी वक्त आप लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस पे है तो आप उसको कर सकते हो कंसिडर कि इट इज आइदर स्कार एक टॉपिक और सर्वाइकल एक टॉपिक, क्योंकि जो प्रेगनेंसी है वो जाहिर है फंडल या एंटीरियर पोस्टीरियर अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस पे वॉल पे इम्प्लांटेशन होनी चाहिए। तो इस सारे सिनेरियो में अगर सो अल्ट्रासाउंड, अगर आपको कहीं शक है, यू कैन गेट द अल्ट्रासाउंड रिपीटेड एंड देन यू कैन डेफिनेटली डिफरेंशिएट, क्योंकि स्कार एक टॉपिक और सर्वाइकल एक टॉपिक की मैनेजमेंट फर्क है। अब इस सिनेरियो में जो मुझे लास्ट टाइम आप लोगों ने बताया था, उसमें अल्ट्रासाउंड उन्होंने कोई एग्जामिनर ने दिया जिसके ऊपर लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस पे था और उससे आगे मैनेजमेंट लेके चली थी। कुछ लोगों ने अल्ट्रासाउंड देख के 80% ने शायद गेस कर लिया कि इट इज नॉट अ नॉर्मल लोकेशन फॉर द प्रेगनेंसी। और लेकिन दे डिड नॉट एग्जैक्टली नो कि आगे मैनेज कैसे करना है। somebody said लेप्रोटमी, somebody said मतलब इस तरह के थोड़े से आप लोगों ने ब्लंडर्स हो गए ना। तो इस तरह से नहीं करना। स्कार एक टॉपिक, वही बात है कि
फ्रैंकली किसी को भी इसकी हार्ड एंड फास्ट मैनेजमेंट उस तरह शायद पता नहीं है जिस तरह से ट्यूबल प्रेगनेंसी या वेरिएंट प्रेगनेंसी या दूसरी लोकेशन वाली प्रेगनेंसी की पता है। तो मैंने थोड़ी सी आपके साथ ये स्क्रीन शेयर इसलिए कर रही हूँ कि what I found from different guidelines and what I have practiced also, excuse me, and what I have seen in patients कि किस तरीके से मैक्सिमम सक्सेस हो सकता है कीपिंग पेशेंट सेफ। तो उस हिसाब से दिस आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी एन आइडियल मैनेजमेंट फॉर स्कार टॉपिक। इसके अंदर एंडोस्कोपिक सर्जरी, लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी का बहुत ज्यादा रोल है। बट एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं, कोई भी एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो, चाहे वो सर्वाइकल है, ट्यूबल है, ओवेरियन है या कुछ है, सबसे पहले आपका जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है ना, विच इज द ट्रीटमेंट विद मीथोट्रेक्सेट, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिकॉज मीथोट्रेक्सेट करेगा क्या, देखो, मीथोट्रेक्सेट ने इम्प्लांटेशन साइट की ब्लड फ्लो को खत्म करना है। जहां पे भी वो प्रेगनेंसी है, अगर आपने उसको उसके असर को खत्म करना है, आइदर ठीक है पूरी तरह ना भी डिसॉल्व हो, लेकिन वो कम से कम उसको ग्रो करना या जो उसका एक फ्लेयर अप इफेक्ट है वो खत्म हो जाए, उसके लिए मीथोट्रेक्सेट हैज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो आई विल नॉट से कि डायरेक्टली आप उसको सर्जिकल मैनेजमेंट पे लेके जाओ, स्पेशली इन स्कार एक्टोपिक एंड सर्वाइकल एक्टोपिक, क्योंकि ये वो दो तरह की प्रेगनेंसीज हैं जिसमें अगर आप एक सर्जिकल इंटरवेंशन भी करते हो तो उसमें आप बहुत ज्यादा खुद अनखास्ता एक्सेसिव ब्लीडिंग को अवॉइड करना चाहते हो। बिकॉज अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए तो नो डाउट पेशेंट विल एंड अप इन अ मेजर सर्जरी, और मेजर सर्जरी विल मीन अ वेरी मेजर सर्जरी, लाइक उसमें फिर खुदा ना खास्ता ब्लैडर भी इन्वॉल्व हो सकता है। बिकॉज हम सारा कुछ लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस पे कर रहे हैं और ये वो पार्ट है जो पहले ही स्कार्ड है और बैडली स्कार्ड है, क्योंकि वहां पे ना सिर्फ स्कार था बल्कि वहां प्रेगनेंसी भी है। तो उसमें फिर काफी कुछ काफी मॉर्बिडिटी बढ़ सकती है। तो इसलिए इन इस तरह की सारी प्रेगनेंसीज में मीथोट्रेक्सेट का बहुत ज्यादा रोल है। तो डोंट गो फॉर द सर्जिकल मैनेजमेंट डायरेक्टली, स्पेशली इन दीज टाइप्स ऑफ प्रेगनेंसी। क्योंकि अगर एक टॉपिक ट्यूबल एक टॉपिक होती है तो चलो हम डायरेक्टली सर्जिकल मैनेजमेंट में भी चले जाते हैं, इवन ट्यूब भी कई दफा बच जाती है उसमें अगर उसमें इंडिकेटेड हो। लेकिन स्कार और सर्वाइकल टॉपिक में डायरेक्टली सर्जिकली उसको टच कर देना या उसको हाथ मार देने में यू विल एंड अप इन अ हायर मॉर्बिडिटी। सो इसको तरीके से स्टेप वाइज अगर लेके जाया जाए तो वो बेहतर होगा। सो यस, लेट मी सी, एक सेकेंड सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर, बिकॉज आई ट्राई टू पुट इन फ्यू वीडियोस आल्सो इन दिस, जो कि मैंने बीच में फीड किया था ताकि आपको क्लियर, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए। बस एक मिनट, ये पता नहीं शेयरिंग तो हो रही है पर इसकी स्क्रीन क्यों नहीं चेंज हो रही। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, मैं चेक उसका ऐसा क्यों हो रहा है। हम्म। किसी ने अभी तक कोई कमेंट या कोई एक्सपीरियंस इसी स्टेशन को लेकर बात करनी है तो कर लें तब तक। मैडम अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम जी, आप बोलते रहो जी। मैडम ये जो जीटीजी की इसकी गाइडलाइन है टॉपिक की, इसके अंदर जो जी, इन्होंने डिटेल इसकी दी हुई थी ना स्कार टॉपिक की, तो मैडम उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है कि सर्जिकल बेस्ट है देन मेडिकल। और मैं अभी बात जैसे आप वही बता करने रही हैं लगी हूँ, कि टेंशन नहीं आपने लेनी, मैं आपसे वही बात करने लगी हूँ, अभी सारा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सो यस, बात बिल्कुल ठीक है, इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट हैज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, पर मैं जो बात कर रही हूँ उसका कॉन्सेप्ट आप लोग कि मैंने कहा है कि डायरेक्ट सर्जिकल से पहले अगर आप उसके फ्लेयर अप इफेक्ट को थोड़ा सा अपने हाथ में कर सको, विच विल इंक्लूड कि ब्लड सप्लाई उसकी खत्म हो जाए या उसका आप वो कर सको, जिसे कहते हैं ना कि सर्जिकली जाके डायरेक्ट छेड़ने के बजाय पहले आप उसको थोड़ा सा सबसाइड कर सको तो बेहतर है। आप थोड़ी सी ये सुन लो, आगे केसेस सुन लो, ये आपको वही समझ आ जाएगा। ठीक है। तो ये मैं असल में ना थोड़ा सा स्लाइड से आपको कराना चाह रही थी ताकि आप लोग देख सको कि है क्या, और अब पता नहीं क्यों नहीं आगे चल रहा है इसके साथ।
ठीक है। सो एग्जैक्टली जिस तरह अभी डॉक्टर ने हमें कहा कि रिकमेंडेड जितनी भी मैनेजमेंट के केसेस हैं उसके अंदर सर्जिकल अप्रोचेस, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैम। ओके। सो मैडम। सर्जिकल अप्रोचेस में देखो, बेस्ट इज ऑब्वियसली एंडोस्कोपिक सर्जरी इस केस में, लिप्रोटमी में ओपनिंग अप एंड देन एंडिंग अप इन मैसिव ब्लीडिंग, बट यस इफ यू डोंट हैव दिस फैसिलिटीज तो फिर कुछ तो करना है, तो फिर ठीक है, फिर ऑब्वियसली फिर इतना बड़ा ऑब्वियसली आप स्कार दोगे और वो सारा, बट फाइन फिर आप करोगे। तीसरे नंबर पे सिस्टेमिक, यू कैन नॉट डील स्कार एक्टोपिक कंप्लीटली विद ओनली सिस्टेमिक मेडिकेशन, राइट? जिस तरह भी एक डॉक्टर ने हमें कहा, यस यू विल नीड सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर एक्टोपिक, बट क्योंकि टोटली सिस्टेमिक मैनेजमेंट से काम नहीं होगा आपको, लेकिन फिर मैं कहूंगी आगे जाके आपको समझ में आएगा कि व्हाट आई एग्जैक्टली मीन, कि आपने कैसे उसको सबसाइड करना है उसके इफेक्ट को। उसके अलावा जो है यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन हैज अ रोल, और उसके अलावा देन देयर आर एडजुवेंट मेजर्स, अगेन ये भी टोटल मैनेजमेंट नहीं है, लेकिन उसके अंदर आप फोलीज का प्लेसमेंट उसकी ब्लीडिंग को सबसाइड करने के लिए, इस पे आगे जाके भी मैं आपको बताती हूँ इसका क्या मतलब है, और फर्दर क्या सारी मैं आपको एक एग्जांपल केस की देख के करूंगी। वैसे तो ये एक लाइव ही केस था, ओरिजिनल केस था। पेशेंट जो है शी हैड प्रीवियस 3 cesarean sections and she actually presented with very early gestation, और उसके अल्ट्रासाउंड पे ही डायग्नोज हुआ था। डायग्नोसिस के अल्ट्रासाउंड की मैंने कुछ पिक्चर्स आपकी गूगल से भी निकाली हैं, एक लाइव पिक्चर भी है, तो आई होप के, क्योंकि आई थिंक अल्ट्रासाउंड प्लेन देख के कोई मुश्किल नहीं है। एक्टोपिक, स्कार एक्टोपिक, यू कैन कंफ्यूज बिटवीन स्कार एक्टोपिक और सर्वाइकल एक्टोपिक एज वी आर नॉट जस्ट द अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट, लेकिन आपका जो है ये नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है, ये देखना मुश्किल नहीं है। So ultrasound has to be the real, gold standard sort of a good modality to make the diagnosis. अच्छा, mostly जो scar ectopic के patients होते हैं, they present a bit late. They have higher blood beta HCG levels mostly. अल्ट्रासाउंड के ऊपर scar ectopic इसलिए क्योंकि कई दफा अल्ट्रासाउंड वालों ने भी इसको मिस किया होता है, और कई दफा इनके कोई सिम्टम्स नहीं होते, दे डोंट नॉर्मली हैव स्पॉटिंग और एनी फेंटिंग अटैक्स और एनीथिंग, और इसलिए बहुत जल्दी इन्होंने प्रेजेंट नहीं किया होता। पिछले प्रेगनेंसीज इनकी ठीक गई होती हैं, तो ये 6-7 वीक्स में प्रेजेंट करते हैं हम, तब तक बीटा एचसीजी बहुत हाई हो चुका होता है, किसी में कार्डियक एक्टिविटी आ चुकी होती है, किसी में नहीं आई होती। So normally they don't present with beta HCG levels very less, lesser than 10,000 or something. Mostly इनके बीटा HCG क्योंकि ग्रो किया होता है ना फिटस ने, तो इस वजह से। अच्छा, सो इसी तरह मैंने इसी पेशेंट का आपको बताया, शी हैड हाई, वेरी हाई बीटा एचसीजी 41,000 के अराउंड। आई थिंक आपके सिनेरियो में दिया नहीं हुआ था बीटा एचसीजी, और नॉर्मली स्कार एक टॉपिक में भी बीटा एचसीजी rise is not very normal. These patients don't normally have nausea, vomiting, which is normally associated with pregnancy. Number two is that the beta HCG, serial beta HCG levels don't rise according as they do in normal pregnancy. इसके अंदर बीटा एचसीजी का जो राइज है वो उस तरह से नहीं है जो 48 आवर्स के बाद जितना जितना डबल और सो ऑन होना चाहिए। सो इसी पेशेंट की मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ ताकि थोड़ा सा आपको लाइव सिनेरियो से समझ आए मैनेजमेंट का। बीटा एचसीजी वाज वेरी हाई, अल्ट्रासाउंड के ऊपर देयर वाज अ सैक, एंड व्हाट आई रिमेंबर इज, आगे हम देखेंगे भी उसका सही वाला अल्ट्रासाउंड भी, शी हैड द कार्डियक एक्टिविटी पॉजिटिव आल्सो। सो बट अगेन, जो भी आप करो उससे पहले जैसे ही स्कार टॉपिक इज डायग्नोज्ड, यू हैव टू काउंसल द पेशेंट एंड हर हस्बैंड एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी प्रेगनेंसी, नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, ये एक आम एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी, आम एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी बहुत बुरी होती है, बट देयर एक्टोपिक प्रेगनेंसी की भी खतरनाक होने की डिग्रीज हैं, यानी कि ट्यूबल एक्टोपिक भी खतरनाक है, बट कॉर्नुअल एक्टोपिक सबसे ज्यादा खतरनाक है विद वेरी हाई मॉर्बिडिटी। सिमिलरली स्कार एक्टोपिक इज ऑल्सो कॉर्नुअल से कम, लेकिन ट्यूबल से ज्यादा खतरनाक प्रेगनेंसी है, राइट? और इसकी मैनेजमेंट पे खुदा ना खास्ता इतना बुरा भी हो सकता है कि you may end up in hysterectomy also. That's the last thing to say, but
इसकी बहुत, अगर आप सेवेरिटी वाली बात करो तो इट कैन लीड टू वेरी बैड मॉर्बिडिटी ऑल्सो. सो यू हैव टू काउंसल द कपल एग्जैक्टली अबाउट द डायग्नोसिस, नंबर वन. नंबर टू, कि आगे क्या क्या हो सकता है. Okay, if you are starting with a systemic medication and you are going ahead with the surgical management, then you may even end up in not a very good thing. So आपको ये सारा step wise you have to arrange blood. हर वक्त blood arrange do. The pregnancy should not rupture. Number one, खुदा ना खास्ता scarring topic rupture होगी तो वो bladder को लेके उड़ेगी. नंबर टू ये कि फिर अगर वहां से वो रप्चर हो गया तो उसकी रिपेयर इज नॉट इजी. द टिश्यू इज सो फ्रेजाइल कि वहां से स्टिचेस निकालते हुए इतनी ब्लीडिंग, इतना टीयर ऑफ टिश्यू के उसको मैनेज करना. मैंने आपको बताया है कि फाइन, यू नो, इट डजंट हैपन बट इट कैन हैपन, लाइक हिस्टेक्टमी तक पे बात जा सकती है. तो आपको ये सारी चीजें विद ब्लड अरेंजमेंट पेशेंट को बतानी होती है. ठीक है, किसी ने कुछ बीच में बोलना है या कोई कमेंट करना है तो प्लीज करते रहो. सो इसी पेशेंट का मैं बता रही हूँ कि इसमें, अच्छा, इवन इफ अ पेशेंट इज हैविंग कार्डियक एक्टिविटी पॉजिटिव और नॉट, पेशेंट हैज हायर बीटा एचसीजी, पेशेंट इज एट 6-7 weeks of pregnancy, the sac you can see with the fetal pole inside, whether having cardiac activity or not. आपने उसके अंदर बिकॉज अगर आप इस वाली सैक को भी डायरेक्टली जाकर, सॉरी आप लोग जरा म्यूट, मैं आपको करती हूँ, आप प्लीज सब अपने आप को म्यूट कर दो. आई डोंट नो व्हाई यू आर अनम्यूटेड. ओके, सो इस सारे में अगर इसी सैक को आप जाके सर्जिकली हिट करते हो, फॉर एग्जाम्पल यू प्लान टू डू इट वजाइनली, राइट, और आपने उसकी सक्शन करके हिट किया है, रप्चर हो सकता है इसका. इतनी ब्लीडिंग हो सकती है कि बस आपने एंडोस्कोपिकली किया या ओपन करके किया, ऊपर से किया, बिकॉज इतनी ज्यादा ब्लड सप्लाई इस वक्त उस सैक की कि वो बहुत ज्यादा ब्लीड करेगा. सो यू कैन, सो इट्स बेटर, दिस इज एन आइडिया एंड आई थिंक इट रियली वर्क्स, कि अगर आप मीथोट्रेक्सेट दो उसको ताकि उसका बीटा एचसीजी ड्रॉप करे. इफ देयर इज कार्डियक एक्टिविटी पॉजिटिव, द कार्डियक एक्टिविटी विल गो एंड द सैक विल श्रिंक एंड द बीटा एचसीजी विल फॉल. आपने करनी तो है सर्जिकल इवैक्यूएशन या मैनेजमेंट उसके अलावा, बट अगर आप उसके ब्लड सप्लाई को खत्म करके करो तो वो आपकी सर्जिकल मैनेजमेंट को बहुत बेहतर कर देगा. एक चीज तो ये. दूसरा ये कि इफ द कार्डियक एक्टिविटी इज प्रेजेंट एंड यू आर, यू नो, हिटिंग इट सर्जिकली विद द कार्डियक एक्टिविटी पॉजिटिव, तो आपको वो काफी ज्यादा ब्लड लॉस कर सकता है. जी, किसी ने हैंड रेज किया, प्लीज अनम्यूट करके बात कर लो बीच में. मैम, ये मीथोट्रेक्सेट हम इंजेक्शन दे सकते हैं जब उसकी कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट हो तो? जाहिर है आप 2 इंजेक्शन दे सकते हो. आप मीथोट्रेक्सेट दे सकते हो इंट्रामस्कुलर, जैसे हम देते हैं. सॉरी, ये स्लाइड थोड़ी सी अनऑर्गेनाइज सी है, लेकिन आपको इससे कुछ समझ जरूर आ जाएगा. सो यस, यू कैन गिव मीथोट्रेक्सेट आइदर इंट्रामस्कुलर, जैसे हम देते हैं टॉपिक के अंदर, और आप उसके अलावा इनसाइड द सैक भी दे सकते हो. मीथोट्रेक्सेट भी अल्ट्रासाउंड गाइडेड सैक के अंदर दे सकते हो ताकि कार्डियक एक्टिविटी चली जाए, या केसीएल का इंजेक्शन भी उसके सैक के अंदर जाकर दे सकते हो ताकि कार्डियक एक्टिविटी चली जाए. इसमें मीथोट्रेक्सेट इज बेटर. सो मीथोट्रेक्सेट इफ कार्डियक, अगर इनमें से आप चॉइस पूछो तो इफ कार्डियक एक्टिविटी इज प्रेजेंट यू कैन गिव मीथोट्रेक्सेट डायरेक्टली इनसाइड द सैक, राइट, अल्ट्रासाउंड गाइडेड. टीवीएस से जो ओवम पिकअप वाला होता है प्रोब, टीवीएस वाला ही प्रोब होता है, उसके साथ नीडल लगी होती है और उसको आप ले जाके बड़े आराम से सैक के अंदर मीथोट्रेक्सेट डाल सकते हो. ये भी कर सकते हो. आप केसीएल भी दे सकते हो ताकि कार्डियक एक्टिविटी चली जाए, मीथोट्रेक्सेट इज बेटर. या फिर आप इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हो. एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, मीथोट्रेक्सेट देने से पहले एक सीबीसी, उसके आरएफटीज और एलएफटीज हम जरूर करा लेते हैं, बिकॉज मीथोट्रेक्सेट जाके सिस्टेमिकली थोड़ा सा एक्ट करता है एंड यू नीड टू नो बेसलाइन के सारा कुछ उसका ठीक है मीथोट्रेक्सेट देने से पहले. तो आप ये दोनों काम कर सकते हो. किसी ने, जी सदफ, आपने हैंड रेज किया है. जी मैडम, मैं ये कह रही थी कि एक तो वो आप सिनेरियो में कह रही थी ना कि बीटा एचसीजी नहीं था, हमारे सिनेरियो में था मैडम बीटा एचसीजी, और वो 5600 था या फिर 56 था, ये मुझे याद नहीं आ रहा कि 56,000 था या 5,600 आई था. थिंक और इट मस्ट बी और 56,000. जी, अगर और 5,000 भी है तो मैनेजमेंट विल बी सेम, जी, क्योंकि और सैक मैडम नजर आ दूसरी रहे हैं बात ना. ये थी, जी, मैडम दूसरी बात ये थी कि 5500 था। जो एग्जामिनर थी वो ये कह रही थी कि सर्जिकल मैनेजमेंट मुझे बताओ ही नहीं, पेशेंट तो सर्जिकल चाहती ही नहीं है.
अब आपने कहा कि मीथो के बाद भी सर्जिकल तो करनी है ना अल्टीमेटली, सैक लेकिन जो वो कहती नजर आ नहीं। रहा है, आपने सैक को किधर लेके जाना है? नहीं, वो वो कहती एक्सपेल थी तो नहीं सर्जिकल करेगी ना? बताओ ही नहीं, पेशेंट नहीं चाहती सर्जिकल। क्वेश्चन ही ये था नहीं, मैडम। उसकी तो मैनेजमेंट ही ये नहीं है ना। देखो बात ये है कि स्कार एक टॉपिक में ब्रीकी मेडिसिन का कोई रोल नहीं है। सर्वाइकल एक टॉपिक में ब्रीकी का कोई रोल नहीं है। ये जो साइटोटेक होती है मीजोप्रोस्टोल, जी। ठीक है, मीजोप्रोस्टोल का रोल है इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी में। It is a scar ectopic. The scar is implanted into the sac is implanted into the previous scar, right? एक चीज, दूसरी चीज ये या तो वो सर्विक्स में। इट इज नॉट एन इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी जो आप साइटोटेक या सिमीजोप्रोस्टोल देके आप उसको वो कर दोगे, एक्सपेल करा रहे हो। इट इज नॉट दैट, ये इतना सिंपल प्रेगनेंसी नहीं है। इसकी मेडिकल मैनेजमेंट की अगर सिर्फ बात करो, स्पेशली द बीटा एचसीजी इज 56,000 और 5,000 बट द सैक इज देयर, यू आर गिविंग फर्स्ट इंजेक्शन ऑफ मीथोट्रेक्सेट, और उसके बाद आप उसको चलो 5 डेज के बाद तो मॉनिटर करते हो। 5 डेज के बाद पेशेंट को आपने मॉनिटर किया, पेशेंट ने जो है दोबारा से प्रेजेंट किया, तो बीटा एचसीजी विल फॉल डाउन मार्केटली, बट it will not come back to the normal thing. Number one. Number two, ये कि sac will not disappear. She's not expelling out the sac with methotrexate or anything. अगर sac previous कार में लगा हुआ है तो उसको तो आपको हटाना ही है, और उसको हटाने का तरीका तो सर्जिकल नहीं है। अब सर्जिकल क्या है, विजाइनली है या abdominally है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। आप इस तरह के पेशेंट को मिनिसोप्रोस्टोल से तो एक्सपेल नहीं कराने वाले, ठीक है सर? जी जी ठीक है। तो इस तरीके से, सो ये मैंने दो आपके लिए निकाली हैं। दीज आर एक्चुअली, ये मैंने गूगल से निकाली है और मुझे बहुत अच्छी लगी थी आपकी ये दो पिक्चर्स। इसके बाद मैं आपको असल वाली भी दिखा दूंगी, लेकिन पहले आप ये दो जरा देखो। सो दिस इज द यूट्रस, ये पूरी की पूरी यूट्रस है। और एक्चुअली जो नॉर्मल प्रेगनेंसी है, इट शुड बी समवेयर हेयर, फंडस के पास, या ऊपर फंडस पे, या इस वॉल पे, या इस वॉल पे, इन द अपर पार्ट, नॉट हेयर। ये और सर्विक्स इधर है, ठीक है। सो सर्वाइकल भी नहीं, ये लोअर पार्ट पे आ रहा है, लोअर पार्ट है, पेशेंट प्रीवियस वन है, आपका डायग्नोसिस स्कार बनता है। अब स्कार के अंदर कितना गया हुआ है, कितनी मायोमेट्रियम इन्वॉल्व है, या कितनी सरूजा तक गया हुआ है, या कहाँ तक गया, ये अल्ट्रासाउंड वाले का काम है बताना। आपका काम सिर्फ डायग्नोसिस करना है। एक्चुअली ये भी आपका काम नहीं है अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोसिस करना, लेकिन चलो, बिकॉज कई दफा आपको पिक्चर प्रोवाइडेड होती है और नहीं अल्ट्रासाउंड वाले ने बताया, या कुछ एग्जाम में देख एक्सपेक्ट, एंड दे शुड एक्सपेक्ट कि इतना तो आपको पता हो कि आप देख के बता दो अल्ट्रासाउंड। तो आप दिस इज, ये निशानी है ना, ये पूरी की पूरी यूट्रस है, अपर पार्ट भी खाली, सर्विक्स भी खाली, तो ये आपका लोअर पार्ट है, तो ये स्कार हो गया। सिमिलरली हेयर, ये तो खैर थोड़ा आगे का है, इसमें तो पूरी की पूरी यूट्रस है। ये थोड़ा ये थोड़ा आगे की प्रेगनेंसी है, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वेरी अर्ली प्रेगनेंसी, तो आपका इस तरीके से डायग्नोसिस होगा। ये एक छोटी सी वीडियो है, इफ यू वांट टू सी। ये टीवीएस के जरिए जो इंट्रासैक मीथोट्रेक्सेट लगा हुआ है, आपको जरूरत भी नहीं है ये करने की या ये लगाने की एक्चुअली। उसकी वजह ये है कि आप अगर इंट्रामस्कुलर भी लगा दो तो भी आपका काम चल सकता है। सो ये बिकॉज ये टीवीएस है, आई होप कि यस ये प्ले हो रही है। हम्म, आवाज आपको आ रही होगी। सो दिस इज टीवीएस, इसके अंदर वीडियो बस इसी तरह स्लो स्लो जा रही है। ये सैक है, और ये टीवीएस के जरिए ही नजर आ रहा है ना सबको। टीवीएस के जरिए यहाँ पर से सिरिंज आएगा, आपको हाइपर एक्वेक इमेज नजर आएगा इसका, और ये सिरिंज आकर इसके अंदर एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देगा। ये सैक है, ये आया इंजेक्शन, बिकॉज द कार्डियक एक्टिविटी वाज प्रेजेंट इन दिस केस। सो ये इंजेक्शन आएगा और इसके अंदर इंजेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को स्क्रीन से पता लग रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ। Yes, ma'am. ठीक है, तो टीवीएस का थोड़ा सा मैंने आपको बताया है कि क्या था। ठीक है, आई होप कि अभी तक समझ आ रहा है। असल में जो मेरी स्क्रीन शेयरिंग में पावर पॉइंट है ना, बड़ा स्लो चल रहा है। सो ठीक हो गया, ठीक है। अब अच्छा, सो इसी पेशेंट के अंदर हमने क्या कर लिया,
हमने मीथोट्रेक्सेट दे दिया, इसके अंदर इंट्रासैक दिया क्योंकि कार्डियक एक्टिविटी थी। अगर आप इंट्रामस्कुलर भी दे दो तो ठीक है, अगर आपने केसीएल इंट्रासैक देना है वो दे दो अगर कार्डियक एक्टिविटी अगर नहीं है तो मीथोट्रेक्सेट ही दोगे। और इंटरेस्टिंगली 5 दिन के बाद थोड़ा ही बीटा एचसीजी कम हुआ लेकिन हो गया, विच वाज फ्रॉम 41,000 टू 39,000, और कार्डियक एक्टिविटी उसकी चली गई। उसके बाद नाउ यू कैन प्लान, राइट। अगर आप ये है कि एटलीस्ट उसके ब्लड सप्लाई सैक की खत्म हो गई है, ठीक है, और अब आप उसका जो है ना आगे प्लान कर सकते हो। उसके बाद अब आप देखो, इफ यू हैव फैसिलिटी ऑफ लेप्रोस्कोपी तो आपको पता ही नहीं है कितना बड़ा मैजिक है। आप हिस्ट्रोस्कोपिकली रिमूव करते हो पीओसी सैक में से, और साथ ही इसमें डुअल अप्रोच होती है, यानी कि आपके ऑपरेशन थिएटर के अंदर 2 टावर होते हैं। एक टावर आपका होता है फॉर द एब्डोमिनल अप्रोच एंड द अदर टावर इज फॉर द वजाइनल अप्रोच। वजाइनल अप्रोच से हिस्ट्रोस्कोपिकली यू रिमूव द पीओसीज दैट आर एडहेरेंट टू द स्कार, और एब्डोमिनल अप्रोच से another person is standing holding the camera from the abdomen showing you the image के एब्डोमेन के अंदर से, so that you're looking at the scar directly abdominally, and आपने साथ ही उसको व्यू में रखा हुआ है कि वो स्कार कि आप कितनी डेप्थ तक आपका स्कोप या इंस्ट्रूमेंट गया हुआ है ताकि स्कार रप्चर ना हो। That it is a beautiful image. I will try because it's a live video. और इस तरीके से मेरा ख्याल है कोई 7 या 8 तो मैं भी कर चुकी हूँ विद द सक्सेस, बिकॉज किसी में भी यूट्रस के ऊपर कोई टांका भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। यू आर लुकिंग एट द स्कार डायरेक्टली, आप एब्डोमिनली स्कार को देख रहे होते हो और नीचे से आप वजाइनली पीओसीज रिमूव कर रहे होते हो, और बहुत सेफली ये सारा कुछ हो जाता है। बट इफ यू डोंट हैव दीज फैसिलिटीज तो क्या करना है मैं वो भी बताऊंगी, ठीक है। सो ये एक वीडियो है, बल्कि एक तो प्रेगनेंसी ये कौन सा मई का महीना, इसी साल की बात है कि द प्रेगनेंसी वाज इनसाइड द स्कार। ये एब्डोमिनल व्यू है, मैं आपको बताती हूँ। एंड इट वाज पेशेंट ने कंसीव किया हुआ था आई थिंक जनवरी में, एंड शी वाज टोल्ड दैट शी वाज हैविंग अ स्कार एक्टोपिक, बट क्योंकि शी बिलोंग टू दैट एरिया कि नोबडी बिलीव्ड कि व्हाट वाज अ स्कार एट प्रेगनेंसी, और उसको इर्द गिर्द के लोगों ने कहा कि है तो यूट्रस के अंदर ही। शी कंटिन्यूड द प्रेगनेंसी and she presented at 4th month. It was it was an IUD actually, बेबी ने ग्रो नहीं किया लकीली, वरना उसका स्कार रप्चर हो जाता। बट इट वाज अ ह्यूज मैस, इट वाज लाइक 5 सेंटीमीटर्स का अंदर मैस था। नॉर्मली तो 2 सेंटीमीटर का सैक होगा, या लेस देन ऑफ कोर्स 2 सेंटीमीटर, 3 का भी नहीं शायद होगा, लेकिन इट वाज अ ह्यूज मैस इनसाइड। इट वाज नॉट अ बेबी लकीली, but it was a huge mass inside hysteroscopically भी and the previous car was involved। ये मैं इस साल की बात कर रही हूँ, बल्कि पिछले महीने की बात है तकरीबन, कि patient was told in January कि she was having scar ectopic, she denied, she didn't come back। फिर जब आईयूडी सॉर्ट ऑफ हुआ, ग्रो ही नहीं किया, हार्ट आके चला गया, तो किसी ने पेरिफेरी में उसका डायग्नोसिस किया और उसने फिर रेफर किया वो इधर, बिकॉज द डॉक्टर न्यू कि इट्स अ स्कार एक्टोपिक और ये आराम से एक्सपेल तो नहीं होगा मीजोप्रोस्टोल से। तो द पेशेंट वाज रेफर्ड, इवन देन आई गेव हर मीथोट्रेक्सेट बिकॉज आई वांटेड कि बीटा एचसीजी और कम हो। बीटा एचसीजी उसका बहुत ज्यादा था, इट वाज नॉट इन लैक्स, इट वाज इन थाउजेंड्स, बिकॉज उसका वो तो नहीं हुआ था, उसका ग्रो नहीं किया था फीटस, बट द मास इनसाइड वाज 5 सेंटीमीटर। और वो मेरे लिए थोड़ा सा परेशान कौन बात थी कि शी इज प्रीवियस 3 और प्रीवियस 4, एंड और अंदर जो भी यूट्रस के है वो काफी ज्यादा कुछ है, एंड द स्कार इज इन्वॉल्व। बट अगेन बिकॉज ऑफ द हिस्ट्रोस्कोपी एंड लेप्रोस्कोपी डुअल अप्रोच, इट वाज डन completely एंड नीटली एज वेल। उसका स्कार भी बचा रहा पिछला, और उस पे कोई टांके भी लेने की जरूरत नहीं पड़ी, और हम लोग भी काफी सेफ रहे लकीली, क्योंकि ये भी एक काफी खतरनाक बात हो जाती है। तो ये मैं आपको भी इसी साल की ही बात बता रही हूँ कि इसमें पेशेंट बहुत ज्यादा डिनाइल में भी रह जाता है। ये मैं आपको एक वीडियो ही दिखानी चाह रही थी। सो दिस इज अगेन अ लाइव वीडियो, और पिक्चर्स तो मेरे पास हैं और भी काफी, जिसमें मैं आपको स्कार एक टॉपिक्स दिखाऊं। सो ये ऊपर से लुक है लेप्रोस्कोपिकली। देयर इज द ब्लैडर और यूट्रस सब कुछ इंटरमिंगल्ड सा है, और ऊपर से इस तरह से रेड रेड सा बल्ज नजर आता है। और अच्छा, देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट देयर आर इंजेक्शंस। एक इंजेक्शन होता है वेजोप्रेसिन,
ये डिफरेंट नामों से आता है, मिल जाता है, कोई ऐसी अनहोनी चीज नहीं है। ये नोवा प्रेसन के नाम से भी आता है, टर्ली प्रेसन के नाम से भी आता है। व्हाट इट डज इज दैट इसके बनाने का एक तरीका है, डिफरेंट प्रिपरेशंस का डिफरेंट तरीका है। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन नेट ऑल्सो। यू हैव टू गिव इट इंट्रा मायोमेट्रियल बिफोर यू डीलिंग, you are doing any surgical management of a patient like scar ectopic or anything like this, जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा, जैसे इवन कॉर्नल एक्टोपिक की भी जब आप सर्जिकल मैनेजमेंट कर रहे होते हो। अब ये देखो ना, ये ब्लैडर है, दिस इज द ब्लैडर जो कि इस इंस्ट्रूमेंट से देख रहे हैं, और दिस होल रेड एरिया इज द प्रेगनेंसी, जो कि नीचे से वजाइनली एक्चुअली, वो भी हम हिस्ट्रोस्कोपिकली देखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। बीच में अगर कोई ओके कह दे तो मुझे पता लगेगा कि वीडियो चल रही है आप लोगों के सामने। सो इसके अंदर आपका ये यस मैम, वीडियो चल रही है। स्कार चल रही है, चलो दैट्स ग्रेट। ये आपका सारा नजर आता है। तो मैं आपको मीथर वेजोप्रेसिन का बता रही थी। इट कॉजेज वेजो कंस्ट्रिक्शन। जब आप इंट्रामायोमेट्रियल, इंट्रावेस्कुलर नहीं देना, वो पे कार्डियक रेस्ट करेगा ऑफ कोर्स। आपने इसको इंट्रामायोमेट्रियल देना है, वो भी इसी वीडियो में होगा, जिसमें आप अपनी ये एस्पिरेशन नीडल ले जाके यूट्रस के मायोमेट्रियम में रखोगे और आप इसको इंट्रामायोमेट्रियल इंजेक्ट करोगे। जिस तरह हम लोकल का इंजेक्शन स्किन में लगाते हैं, पहले उसको स्किन पे रख के थोड़ा सा एस्पिरेट करके देख लेते हैं कि इट्स नॉट इनसाइड द ब्लड वेसल, इफ द ब्लड इज नॉट कमिंग, तो आप इसको इसी तरह नीडल को अंदर डाल के इंजेक्ट कर दोगे, एंड यू विल सी दैट द यूट्रस बिकम्स वाइट, बिकॉज इसकी ब्लड सप्लाई, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है ना यूट्रस की ब्लड सप्लाई। उससे फायदा ये होगा कि आपने एक तो मीथोट्रेक्साइड दे दिया, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, जो इम्प्लांटेशन जहां पर थी वहां पर उसका ब्लड ब्लीडिंग खत्म की। फिर आपने उसका, अब ये मेरे ख्याल है अब ये हिस्टोस्कोपिक व्यू शुरू हो गया पेशेंट का। दूसरा, आपने इंट्रामायोमेट्रियल दे दिया ताकि उसकी ब्लड सप्लाई वैसे ही कम हो जाए। अब ये हिस्टोस्कोपिकली सर्वाइकल कैनाल से एंटर हो गए। अब ये पूरा प्रेगनेंसी का मैस है, यू नो। ये सारा सैक है विच वाज एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉल, इट वाज हार्डली 1-2 सेंटीमीटर्स। ये बड़े वाला सैक नहीं है, ये पीओसीज हैं जो हिस्ट्रोस्कोपिकली आपको नजर आ रहे हैं, विच आर एडहेरेंट इन द लोअर पार्ट इन द सैक। आपको बकायदा सैक में नीश सा बना हुआ नजर आता है और उसके अंदर सारे पीओसीज नजर आते हैं। व्हाट वी डू इन हिस्ट्रोस्कोपी इज दैट वी ऑलवेज लुक एट द नॉर्मल एनाटॉमी फर्स्ट। we try to find out we try to look for the normal walls। इसलिए इन पीओसीज के साइड से या ऊपर से गुजर के पहले नॉर्मल वॉल्स देखना जरूरी है, एक तो डायग्नोसिस कंफर्म हो कि इट्स इन द लोअर पार्ट। वो देखो ऊपर फंडस भी नजर आई है। सो दीज आर ऑल द पीओसीज। अच्छा, हिस्ट्रोस्कोपी में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है कि हिस्ट्रोस्कोपी में हम डिस्टेंशन मीडियम यूज कर रहे होते हैं, विच इज नॉर्मल सेलाइन इन दिस केस, और ये हाइड्रोडाइसेक्शन भी करेगा। यानी कि हम हिस्ट्रोस्कोप, इसका प्लेन जो होता है स्कार का, ये दिस इज द प्लेन, ये ऊपर नॉर्मल वॉल है और ये पीओसीज है, इसके बीच में जाकर रखेंगे तो पानी के प्रेशर से, पानी यानी नॉर्मल सेलाइन जब इसमें से गुजरेगा, इस प्लेन ऑफ क्लीवेज में से, यानी कि ये नॉर्मल वॉल है और ये पीओसीज की वॉल है, इसके बीच में से जब ये सेलाइन गुजरेगा तो ये पीओसीज को सेपरेट कर देगा। और जब ये पीओसी सेपरेट हो जाएंगे तो ये आराम से सक्शन में आ जाएंगे। ये अब ये मेरे ख्याल है पोस्ट हिस्ट्रोस्कोपी इसकी वीडियो है, जब क्लियर हो गए सारे पीओसीज। सो आपने, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, कि आपने जब उसके अंदर डाला स्कोप और आपका सारा का सारा वो हो गया, हिस्ट्रोस्कोपिकली हाइड्रोडाइसेक्शन हो गई, तो आपने उसको ले जाकर उसको पीओसीज को सेपरेट कर दिया अंडर विजन। आइदर यू डोंट नीड टू यूज एनी इंस्ट्रूमेंट। फिर आप हल्की सी सक्शन जब लेके जाओगे तो बिकॉज पीओसी सेपरेट हो चुके हैं अपने नॉर्मल प्लेन से, तो वो सक्शन उसके अंदर खुद ही आ जाएगा। और मीन वाइल साथ साथ डुअल अप्रोच से आपके साथ ही एक और आपका जो असिस्टेंट है वो उसके अंदर उसे पोर्ट डाला हुआ है और वो ऊपर से एब्डोमेन से देख रहा है कि आपका स्कार इंटैक्ट है। और बहुत इंटरेस्टिंगली आपको उसमें से आता हुआ नजर आता है, स्कोप बकायदा नजर आ रहा होता है, स्कार इतना थिंड आउट होता है, बट यू आर लुकिंग, द अदर पर्सन इज लुकिंग एट द स्कार, और वो आपको वही वार्न कर देता है जहां पे स्कार के आप बहुत करीब हो या स्कार को आप परफोरेट करने लगो। इस तरह के पेशेंट में ऑफ कोर्स यू टेक कंसेंट ऑफ बीटीएल, शी शुड नॉट गेट प्रेग्नेंट अगेन। जो आपका सिनेरियो था, शी वाज प्रीवियस 1 सिजेरियन, वो बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो था, क्योंकि ऑब्वियसली उसने एक बच्चे से ज्यादा अगर करना है उसके अंदर, अगर आप बीटीएल नहीं कर रहे हो तो यू कैन डिस्कस विद द पेशेंट। वो मैं आपसे बात करती हूँ कि आपने उसको ट्रीटमेंट के बाद क्या डिस्कस करनी। पहले हम ट्रीटमेंट तक की बात कर लेते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन या
कोई आपने बात करनी है तो आप बीच में कर सकते हो। सो ये BTL हो रहा है विद द लाइगोश्योर। सो एंडोस्कोपिक मैनेजमेंट ऑफ स्कार एक टॉपिक विच इज द आइडियल मैनेजमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड यही है कि आप पहले उसका ब्लड सप्लाई खत्म करो इन एनी वे। either you can do it with sorry एक मिनट excuse me, either you can just do it with sorry मुझे एक सो सॉरी। ठीक है, तो आपने इसको पहले क्या मैं कह रही थी, पहले आपने ब्लड सप्लाई खत्म की, उसके बाद आपने उसकी बीटा एचसीजी जब लो डाउन हुआ, हार्ट एक्टिविटी शुड गो अवे, फिर आपने उसको आफ्टर ब्लड अरेंजमेंट हिस्ट्रोस्कोपी प्लस लैप्रोस्कोपिक अप्रोच से उसको आपने ट्रीट किया। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी। जी ठीक है, किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो प्लीज कर लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम वालेकुम सलाम। मेरा ये क्वेश्चन है कि आप कह रही हैं कि दिस पेशेंट शुड आइडियली गो फॉर BTL as an exam the patient हाँ, had was previous one, so how ये तो we are मैंने अभी going to डिस्कस manage करना है further? आपसे, वो अभी मैं करती हूँ। अभी तक कोई मैनेजमेंट में कोई और बात तो बता दूं। अगर यार आपके पास एंडोस्कोपी लेप्रोस्कोपी की नहीं है फैसिलिटी फॉर एग्जांपल, तो फिर मेरा ख्याल है कि आई विल टेल यू, उसके अंदर भी आप पहले तो इंजेक्शन दो ताकि आपका वो मसला हल हो। सॉरी मुझे एक सेकंड, हॉस्पिटल। हेलो, वालेकुम सलाम, कौन बात कर। ठीक है, अच्छा, अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन सुंबल ने किया कि अगर हमारा हो जाए, जैसे कि आपका पेशेंट था, पहले इस वाले पेशेंट की मैं आपको बताती हूँ। इसी पेशेंट के अंदर आई डिड BTL, वो हो गया पेशेंट पोस्ट ऑप, उसके बीटा ECG हम फॉलो करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ऑब्वियसली बिकॉज इवैक्यूएशन हो गई है तो वो सारा नॉर्मल हो जाता है। 2 वीक्स के बाद आपने एक दफा फिर उसका कर लेना है, 3 वीक्स के बाद उसका करके UPT से भी वो कहते हैं कि हो जाता है। अच्छा, सो यस, जैसे सुंबल ने कहा, योर पेशेंट वॉज प्रीवियस वन, शी हैड ओनली वन चाइल्ड एंड उसने और बच्चा पैदा करना है, या मे बी शी हैज नो लाइव इशू प्रीवियसली। अगर प्रीवियस 3 4 भी है, प्रीवियस लाइव इशू नहीं है, तो अब आपने उसका नेक्स्ट क्या करना है। तो उसके अंदर ऑफ कोर्स आप BTL नहीं करोगे, फिर आप उसे ऑप्शंस दोगे। देखो, शी हैड अ स्कार टॉपिक विच इज अ वेरी बैड प्रेगनेंसी, राइट। शी शुड नॉट हैव इट अगेन। एक बंदे को स्कार टॉपिक हो गई है तो इसका मतलब है कि उसको बार बार स्कार टॉपिक हो सकती है। तो आपने उसको अब नेक्स्ट क्या ऑफर करना है। यू कैन ऑफर आफ्टर 3 months ऑफ डीलिंग विद स्कार एक टॉपिक। अब वो बिल्कुल ठीक हो गई, 3 महीने गुजर गए नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में, 3 4 उसको पीरियड्स आ गए, then you can offer her कि before conceiving again she can get the scar repaired. But again, repairing up of a scar, because it's sort of a niche repair कह लो, उसके बाद क्या prognosis है, you cannot be very sure। इसके ऊपर कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट स्टडीज नहीं है।
बट अगेन फिर आप उसे बैठ के सिट डाउन विद हर, उसे ऑफर करोगे कि स्कार रिपेयर क्या होती है। अगेन इट कैन बी डन लैप्रोस्कोपिकली और थ्रू ओपन सर्जरी। उसके अंदर आप प्रीवियस स्कार ही पूरा उसका अच्छी तरह ब्लैडर को रिट्रैक्ट करके, नाउ पेशेंट इज नॉट प्रेग्नेंट, इसलिए वो वाली ब्लड सप्लाई नहीं है यूट्रस की। सो ब्लैडर को आप पूरा से रिट्रैक्ट करके और फिर पूरा स्कार पिछला एक्सरसाइज करके दोबारा से उसको रिपेयर कर देते हो, एंड देन यू लेट हर गेट प्रेग्नेंट अगेन। बट वही बात है, या वो जो स्कार होता है जो पिछला, वो एक्चुअली एक नीश की तरह होता है, एक वीकेंड एरिया होता है। जब आप उसे एक्सरसाइज करके रिपेयर करते हो अच्छी तरह, तो ऑब्वियसली इट्स अ बेटर यूट्रस देन बिफोर, बट अगेन इट इज नॉट अ वेरी गुड। इसके क्या रिजल्ट्स हैं? नॉर्मली यस, पेशेंट रिमेन्स ओके, शी डज हैव अ नॉर्मल प्रेगनेंसी और सो, बट आगे जाके उसका क्या होगा आप कह नहीं सकते। बट आफ्टर, इवन आफ्टर दिस रिपेयर, शी एंड्स अप इन अनदर स्कारिक टॉपिक, फिर तो उसे नहीं होना चाहिए। फिर आप उसे ऑफर कर सकते हो बीटीएल, एंड देन यू नो यू कैन गो फॉर सेरिगेसी और एनीथिंग, बिकॉज ये तो नहीं कि लाइफ ही एट स्टेक करके वो स्कार एक टॉपिक पे स्कार एक टॉपिक ही किया जाए। सो फर्स्ट स्कार एक टॉपिक के बाद आप उसको स्कार या नीश रिपेयर की ऑफर कर सकते हो, आइदर लैप्रोस्कोपिकली और थ्रू ओपन सर्जरी। ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, कोई मुझे और एक बात पूछनी थी कि एग्जामिनर बार बार फोकस ये करी थी, आप ट्रांसवजाइनली कैसे करेंगे? मैंने बोला कि भाई मीथोट्रेक्सेट है, हाँ, मैंने लोकेलिन अभी मुझे। दिखाया। ट्रांसवेजाइनली आपका जो टीवीएस का प्रोब होता है, उसके साथ ही एक नीडल अटैच हो जाती है। दैट नीडल एक्चुअली, इस अगर आप लोगों में से किसी ने ओवम पिकअप देखा हो, तो वो ओवम पिकअप नीडल होती है, वो भी कोई हाईफाई चीज नहीं है। जो टीवीएस का प्रोब होता है उसके साथ ही वो नीडल लग जाती है, और उस नीडल के साथ ही वजाइनली जब आप अल्ट्रासाउंड टीवीएस कर रहे होते हो, तो उस नीडल को ही आप वजाइनली पोस्टीरियर फॉर्निक्स से लेके जाते हो अल्ट्रासाउंड गाइडेड, एंड यू टेक इट डायरेक्टली इनटू द, you go through the wall of the uterus and you go into the sac if you are doing it intra sac injection of the methotrexate। तो अगर आप टीवीएस के थ्रू इंट्रासैक इंजेक्शन देने लगे हो तो इस तरीके से, वरना आप इंट्रामस्कुलर दे दो। ठीक है। ओके, और कुछ सक्शन एंड क्यूरेट, इसका कुछ जिक्र करना है क्या? ये तो हमने ट्रांसवजाइनल इसका नीडल डाल, सक्शन एंड क्यूरेटेज का ये वर्ड लेना है क्या? लाइक एग्जामिनर के सामने क्यूरेटेज तो आप कर नहीं सकते, सक्शन तो करोगे। मैंने आपको बताया अगर हिस्ट्रोस्कोपिकली कर रहे हो तो हाइड्रोडाइसेक्शन से ही आरपीओसी सेपरेट हो गया, उसके बाद आप सक्शन ही कर रहे हो। अगर क्यूरेटाज होगा तो नहीं, बट इफ यू यूजिंग यू विल नॉट डू द क्यूरेटाज। जैसे हम मोलर में कहते हैं कि सक्शन इवैक्यूएशन, इसी तरह स्कार एक टॉपिक में भी बेटर सक्शन इवैक्यूएशन, और उसके अंदर भी जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट अंदर है, वो ऊपर से एब्डोमिनल जो टेलीस्कोप डला हुआ है वो आपको दिखा रहा है कि आप कहाँ तक हो, आप स्कार को परफोरेट नहीं कर रहे। तो वो एब्डोमिनली आपकी एक नजर उस तरफ भी है। ठीक है। ओके, और वो मैडम डिफरेंशियल की बात पूछ रही थी, डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताएं और बताएं और बताएं। अब वहां पे लोग परेशान कि यार सिजेरियन हो गया, एब्डोमिनल स्कार एब्डोमिनल प्रेगनेंसी हो गया, कह नहीं इतनी जल्दी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी आती है? ड्रिवन बाय अर्ली एज बाय 7 वीक्स एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। अब जो है ये कोई इंट्रा यूट्राइन भी नहीं है, और मतलब एक ट्यूबल प्रेगनेंसी भी नहीं है, तो और क्या डिफरेंशियल्स बनाएंगे ऐसे प्रेगनेंसी में सिजेरियन स्कार के जब अलावा? सर्वाइकल है ना, देखो, जी। सिजेरियन प्रीवियस स्कार एक टॉपिक है डीडी में, तो स्कार एक टॉपिक और सर्वाइकल एक टॉपिक आता है, स्पेशली अगर आपके सामने एक अल्ट्रासाउंड रखा हुआ है। क्योंकि अगर अल्ट्रासाउंड पे सैक नजर आ गया है, तो फिर वो सैक तो वहीं यूट्रस में ही कहीं आगे पीछे है ना, वो फिर एब्डोमेन में तो नहीं है, और वो कहीं ट्यूब में या कहीं और तो नहीं है। कॉर्नुअल भी आ सकता है, बट कॉर्नुअल फिर अपर पार्ट पे जाके होगा। सो स्कार एक टॉपिक में अगर अल्ट्रासाउंड सामने रखा है, तो उसमें तो डायग्नोसिस डीडी के अंदर यही दो चीजें आ जाती हैं। ओके थैंक यू। मैम अगर ठीक है। फैसिलिटी ना हो, फैसिलिटी क्या ना ना हो, हो? अगर फॉर एग्जांपल मैम अगर फैसिलिटी अवेलेबल ना हो स्टेरोस्कोपी लेप्रोस्कोपी की, फिर क्या हाँ, अगर मैनेजमेंट होगी? फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो फिर आह, देखो, फिर थोड़ा सा ज्यादा ही मेजर चीज हो जाएगी, बिकॉज इसके अंदर आप ब्लाइंडली डीएनसी नहीं कर सकते। इसके अंदर फिर आपको ऑब्वियसली लेप्रोटमी इज द ऑप्शन, देन यू विल ऑब्वियसली फिर देखो, अगर आप ब्लाइंडली सक्शन इवैक्यूएशन करने बैठ जाओगे, तो फिर आप एक अनलिमिटेड लेवल तक आप उसका स्कार रप्चर कर सकते हो।
तो फिर तो आपको वो लेप्रोटमी करनी पड़ेगी। लेप्रोटमी करके फिर, लेकिन ऑब्वियसली यू मे नॉट नीड टू ओपन अप द यूट्रस। यू कैन कीप एन आई ऑन द यूट्रस एंड डू इट वेजाइनली एट द सेम टाइम, और अगर वहां कुछ हो जाए तो फिर आप रिपेयर कर दो। दूसरी ऑप्शन ये है कि इफ यू आर वेरी वेरी जेंटल एंड यू वांट टू डू हिट एंड ट्रायल, तो फिर आप उसको वजाइनली करके एंड देन यू लुक एट द स्कार। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें लेप्रोटमी बनेगी कि आप लेप्रोटमी करके साथ साथ आप उसकी नीचे से सक्शन करो करो, और अगर ऊपर से स्कार को कुछ हो जाता है तो फिर आप साथ रिपेयर कर दो। Excuse me, ma'am. बट है कि देयर इज अ बिग डिफरेंस between the laparoscopic repair or the laparoscopic management or the no laparoscopy management। जी कार्या। मैम, जो ओवम पिकअप का और आपने ये ट्रांसवेजाइनल रूट से इंजेक्शन इंसर्ट करने का बताया, ये अंडर एनेस्थीसिया करते हैं? अंडर एनेस्थीसिया, इट्स बेटर डन अंडर एनेस्थीसिया। इस किस्म का काम, पेशेंट प्रेग्नेंट है, आप यूट्रस में से जाके सैक में जा रहे, शी कैन एंड अप इन, you may need to do the whole process of hysterolaparoscopy at the time of injecting methotrexate। उसकी वजह यह है कि जब आप उसको डील कर रहे हो, स्कार एक टॉपिक हो, और आप उसको उसकी प्रेग्नेंट यूट्रस की वॉल में से जाके सैक को पियर्स कर रहे हो, तो यू मे नीड टू एक्सप्लोर एज वेल। सो इट इज डन अंडर जीए। दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। और इसीलिए उसी वक्त भी ब्लड अरेंज होना चाहिए और सारी कंसेंट्स होनी चाहिए और आपकी अरेंजमेंट पूरी होनी चाहिए। लेकिन नॉर्मली आई डोंट सी, आई हैव नेवर सीन एनी पेशेंट जो कि इंजेक्शन के लिए गया हो और उसका ये इस वजह से वो हो गया हो, सॉरी, इंजेक्शन के लिए वो गया हो लेकिन उसका ना आगे से मेजर सर्जरी होगी। सॉरी, एक मिनट, मैं जरा कंप्यूटर की बैटरी लगा दूं। एक जी सॉरी। हाँ जी, हैंड रेस किया हुआ है आसिया ने और नुसरत ने। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी अच्छा चलिए मैम, मैंने ये निकासिया, Yes. आप पूछ ले। जी थैंक यू। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि मैडम मीथोट्रेक्सेट के बाद हम बीटा एचसीजी फॉलो अप फिर कब करेंगे, कि मतलब हम देख सकें कि वो रिजॉल्व हो रही है या नहीं हो रही मेथोट्रेक्सेट के है। बाद हमेशा 5 to 7 डेज में आप अपना बीटा एचसीजी करते हो फॉलो, तो आप 5th डे पे कर सकते हो ठीक है मैम। और अगर जैसे आप रिजॉल्व हो अदरवाइज। रहा हो तो जी जी, और फिर मैम उसको फॉलो करते जाएं नहीं, हम आगे। रिजॉल्व वो देखो, मैंने आपसे कहा कि कितना रिजॉल्व, स्कार एक टॉपिक नॉर्मली प्रेजेंट्स विद हायर बीटा एचसीजी। मैंने आपसे जी कहा कि मैम। जैसे इस पेशेंट में 41 था, फिर वो ज्यादा से ज्यादा 39 आ गया, क्या हम 39 पे उसे एक और मीथो लगाएंगे? नो, एक्चुअली मीथो वाज नॉट आल्सो इंडिकेटेड एट 41, राइट? 41,000 पे भी इंडिकेटेड नहीं था। 41,000 पे हमने इसलिए लगाया था क्योंकि हमने उसकी सर्जिकल इंटरवेंशन करनी थी और उसका ब्लड सप्लाई खत्म हो जाए, राइट? तो हम फिर उसको इसलिए 39 पे दोबारा मीथो नहीं लगाया, उसको हमने फौरन कर दिया। सो यू ठीक है। मे नॉट नीड टू, यस, क्योंकि आपने सर्जिकली तो करना ही है ना उसको, सैप जी तो मैम। है, उसको खत्म करना ही है। अब जैसे मैं आपको दूसरी पेशेंट की एग्जांपल दे रही हूँ, वो पेशेंट जो थी जिसको एक दफा बताया था स्कारिक टॉपिक का किसी ने, शी गॉट काउंसल्ड अबाउट द बैड इफेक्ट ऑफ स्कारिक टॉपिक बट शी वाज इन डिनायल। उसके इर्द गिर्द गाँव वालों ने उसे कहा कि ये क्या स्कारिक टॉपिक, किसी उधर ही किसी डॉक्टर को दिखाया, वाज नॉट अ गायनेकोलॉजिस्ट, उसको नहीं पता था ये क्या होती है स्कारिक टॉपिक, तो उसने उसे कह दिया कि है तो इंट्रा यूट्राइन, इसे कंटिन्यू करो। हालांकि शी हैड प्रीवियस 3 or 4 cesarean sections अनफॉर्चुनेटली, तो शी डिड नॉट कम अगेन टू गेट इट ट्रीटेड। 4 महीने बाद जब उसे स्कैन कराया तो उसे पता चला कि बेबी ग्रो नहीं किया, फिर गई एंड देन द डॉक्टर हु एक्चुअली सॉ हर वाज लाइक ये तो स्कार है, तो उसने हाथ नहीं लगाया और उसने आगे रेफर कर दिया। And the patient, had a big mass of around 4-5 centimeter intrauterine, or because it was the fetus was not growing, बीटा एचसीजी वॉज नॉट दैट हाई। हालांकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद 4 महीने का है तो पता नहीं कितना होगा, लेकिन बीटा एचसीजी वॉज, व्हाट आई रिमेम्बर वॉज इन 30,000 में था समथिंग। और उसे फिर भी मैंने एक मीथो दिया ताकि जो बड़ा सी चीज है वो थोड़ा सा तो उसका ब्लड सप्लाई खत्म हो। बीटा एचसीजी को क्या 30 से 25 हो गया, बट अगेन मुझे करना तो था बिकॉज वो जो मैस है 5 सेंटीमीटर का वो तो निकालना था ना।
ठीक है। तो इसलिए ये नहीं था कि मैं अब उसको एक और मीथो किसको मतलब इस पॉजिटिव सोच पे तो नहीं ना कि वो एक्सपेल कर देगी, वो नहीं करेगी, उसको आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है जी नुसरत। जी मैम, मेरा क्वेश्चन है कि ये जो आपने कहा ना स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, ये नेसेसिटी है कि हमने इसको इंट्रासैक ही देना है नो, मीथोट्रेक्सेट? यू कैन गिव इंट्रामस्कुलर, ना तो ठीक है। इंट्रासैक। एक जी जी, और शायद मैंने यही पता नहीं पूछना। इसी में शेयर किया या नहीं कि पेशेंट को इंट्रामस्कुलर ही लगा था। ये मेरा ख्याल है यही वाला है, कि एक दफा इवन देखो बात ये है कि अगर आपको लगता है बहुत हाई बीटा, जैसे अब मैं ये वाला केस आपके सामने खोला हुआ है, इनिशियली पेशेंट है शायद 77,000 और समथिंग बीटा एचसीजी और हायर, शी वाज 75। गिवन यस अंडर जीए, उसको मिला, उससे शायद बढ़ गया या उससे नहीं इफेक्ट आया इतना, तो एक हमने इंट्रामस्कुलर दे दिया, फिर 36 हुआ। आप उसका अगर शी इज गोइंग ऑल राइट, शी द सैक इज नॉट ग्रोइंग रैपिडली, आप उसको अच्छी तरह मीथोट्रेक्सेट की 2 डोजेस भी दे सकते हो 5 5 डेज के गैप से, कि आपको और तसल्ली हो जाए कि ब्लड सप्लाई खत्म हो गई है, उससे आपकी इवैक्यूएशन बहुत आसान हो जाती है। ठीक है मैम, थैंक यू। मतलब ये लेकिन हम जरूरी नहीं है डोज कि हम इंट्रासैक ही दें, ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है वेलकम, ओके जी। फखर ने क्वेश्चन करना है। जी डॉक्टर फखर। सलमा या सादिया, इन्होंने भी हैंड रेस किया, कोई भी एक कर ले। जी डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। डॉक्टर, जब हम मीथोट्रेक्सेट दे रहे हैं तो उसके मतलब कितने टाइम के बाद हम सर्जरी करेंगे, या फिर मतलब क्या हमारे पास नॉट होंगी बिफोर सुविधा? 5 days, नॉट बिफोर 5 days। उसका इफेक्ट ही तब आता है ना, ठीक है ना, तो 5 days से पहले नहीं। ठीक है तो जी। मतलब कार्डियक एक्टिविटी वगैरह हम देखेंगे, वो अगर खत्म हो गई है तो या ब्लड फ्लो डॉपलर वगैरह करवाएंगे उसके लिए? नहीं, डॉपलर पे नहीं जाना आपने, बस बीटा एचसीजी रिपीट करना है और अल्ट्रासाउंड देखना है, सिंपल अल्ट्रासाउंड। कार्डियक एक्टिविटी खत्म तो फिर ठीक है, अगर पहली कार्डियक एक्टिविटी नहीं थी, बीटा एचसीजी ज्यादा था, तो अगेन यू विल गेट द अल्ट्रासाउंड डन, ताकि सैक का साइज और रीअसेस करो और बीटा एचसीजी रिपीट एंड देन डिसाइड। ठीक है जी। रास्ता मैम फॉर एग्जांपल हिस्टोटॉपिक है, मतलब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेगनेंसी भी है और साथ में स्कार प्रेगनेंसी भी है, फिर क्या ऑप्शंस होंगे? इंट्रा एब्डोमिनल और स्कार, सॉरी, इंट्रा इंट्रा यूट्राइन। यूट्राइन, इंट्रा यूट्राइन और साथ में स्कार हाँ, प्रेगनेंसी। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। फिर आप इसको मीथोट्रेक्स, देखो बात ये है कि फिर ऑब्वियसली विल काउंसलर अबाउट एवरीथिंग, दिस अ वेरी 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 रेयर केस। देखो एग्जाम में जब भी कोई रेयर बात हो ना, या जब भी कोई कंट्रोवर्शियल बात हो, तो उसमें आप मेंशन करो एग्जामिनर को कि ये बात कंट्रोवर्शियल कर रही हैं आप, मतलब दिस इज अ वेरी 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 रेयर थिंग। शायद वर्ल्ड में कुछ ही केसेस हो जो कि इस तरह से प्रेजेंट किए हों कि एक ट्विन प्रेगनेंसी हुई थी जिसमें एक एम्ब्रियो आके स्कार पे लग गया और एक अपनी सही जगह पर लग गया। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा हो गया तो वी ट्रीट हर एज वी ट्रीट द हेटेरोट्रोपिक प्रेगनेंसी। फिर हम उसको सिस्टेमिक मीथोट्रेक्सेट नहीं दे सकते, इंट्रासैक भी नहीं दे सकते। इसका मतलब ये है कि चलो अगर हम इंट्रासैक भी इसको देंगे, तो पूरी की पूरी वही यूट्रस जिसपे सही वाला यूट्रस जो जिसपे सही वाली प्रेगनेंसी लगी हुई है, वो भी उसी यूट्रस में से आप गुजर के जा के दे रहे हो इंट्रासैक। सो अगर आप उसको इंट्रासैक दे भी दोगे तो आपने वैक्यूएशन तो करनी है, एंड इवैक्यूएशन विल मीन इवैक्यूएशन ऑफ द नॉर्मल फीटस आल्सो। सो आपको ये पेशेंट को पूरा काउंसल करना होगा कि इट इज नॉट रियली, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि मैं इसकी इवैक्यूएशन करूं, और इस हद तक ही सिर्फ करूं कि आपके सही वाले सैक को मैं हाथ ना लगा सकूं, बिकॉज है तो ये सारा का सारा उसी यूट्रस के अंदर। सो ये एक तरह से पूरी यूट्रस की इवैक्यूएशन होगी। बट व्हाट वी सी इज के इस आई हैव नेवर सीन सच केस, मैंने ऐसा केस कभी देखा नहीं है कि जिसमें यूट्रस के अंदर हो और हमने स्कार को ट्रीट किया हो हिस्ट्रोस्कोपिकली और यूट्रस वाली प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो गई हो। बट नथिंग इज इम्पॉसिबल एक्चुअली, बट आई हैव सीन पेशेंट्स जिसमें patient was pregnant but we did the diagnostic laparoscopy and pregnancy continued, so there may be a chance कि अगर आप हिस्ट्रोस्कोपिकली स्कार टॉपिक को ट्रीट कर रहे हो तो नॉर्मल प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाए। लेकिन ये एक मुआवजा होता है, इट्स लाइक अ मिरेकल। ठीक है, सो ये आप बता दोगे अपने पेशेंट को। ठीक है सलमा। जी मैडम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, जी। मैंने तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अभी किसी ने पूछा ना कि हिस्टेरोस्कोपी की फैसिलिटी अवेलेबल ना हो तो फिर कैसे हम्म प्रेगनेंसी वगैरह कर सकते हैं। तो मैं अपना हम्म, जो मैंने एक एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है ना, मैं वो जरा बताना चाहती हूँ। हमारे जी इस तरह से केस आया था, तो उसमें जो है हमारे हॉस्पिटल में प्लीज, मैं हिस्टेरोस्कोपिक इसलिए गाइडेड चाहती हूँ फैसिलिटी सॉरी नहीं है। कि आप लोग शेयर करो अपने ओरिजिनल एक्सपीरियंसेस, बिकॉज आप लोग बताओगे कि व्हाट यू डिड, बिकॉज आई नो यू मस्ट हैव डन योर वेरी बेस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट, कि आप लोगों ने उन रिसोर्सेज में रह के विदाउट लेप्रोस्ट्रो आपने किस तरीके से उस सारे को मैनेज किया। जी बताएं। तो मैडम, उसमें यही स्कार प्रेगनेंसी का मसला था ना। तो हमारे हॉस्पिटल जी। में हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड फैसिलिटी ये अवेलेबल नहीं है। तो हमारी जो सीनियर डॉक्टर है, उन्होंने जो सीनियर रेडियोलॉजिस्ट है, मतलब उन अल्ट्रासाउंड, ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड वो कर रही थी, और साथ में जो है सक्शन एवाक्वेशन कर रही थी, लेकिन उसमें थोड़े से पीसीज आ गए। लेकिन उस टाइम उस पेशेंट की कार्डियक एक्टिविटी नहीं थी ना, तो उसमें थोड़े से हम्म पीसेस आ गए, लेकिन बाकी जो है अल्ट्रासाउंड पे फिर भी वो टिश्यू नजर आ रहा था कि अभी भी प्रेजेंट है। तो फिर हम्म हमारी जो उन्होंने फिर क्यूरेट किया ना थोड़ा सा, लेकिन क्यूरेट के साथ हम्म टिश्यू तो रिमूव हो गया, लेकिन फिर ब्लीडिंग थी पेशेंट को। तो फिर जो है ब्लू टेम्पोनाट वो अप्लाई किया, उसके बाद पेशेंट हम्म स्टेबल थी, तो वो सारा फॉलो अप करते रहे दिस हम। इज एन उसमें वो एक्सेलेंट फिर मैनेजमेंट, यू नो। ब्यूटिफुल, थैंक यू जी मैम। सलमा, ये आपने मेंशन किया। ये बहुत ही जी मैम। जबरदस्त। देखो बात ये है कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड इवैक्यूएशन क्यूरेटाज आप कर लेते हो व्हेन यू आर डूइंग, आप कोई रिटेन पीओसीज आप कर रहे हो, यानी कि यूट्रस कार्ड स्कार वाला वीक वॉल का मसला नहीं है, बट यू आर डूइंग द सक्शन इवैक्यूएशन। और उसके अंदर तो क्योंकि उसमें आपको पता है कि यूट्रस रप्चर नहीं होगी, ऊपर से आपने अल्ट्रासाउंड का प्रोब रखा हुआ है। लेकिन ये जो इस तरह की स्कार वाली है, इसके अंदर परफोरेशन ऑफ द प्रीवियस कार के बहुत ज्यादा चांसेस है। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे परफोरेशन हो तो ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट के बहुत चांसेस है। तो इसके अंदर यू हैव टू बी वेरी वेरी, यू हैव टू हैव अ वेरी वेरी गुड अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट विद यू, जो ओटी में आपके साथ हो, अल्ट्रासाउंड गाइडेड वो देख रहा, ऊपर से एब्डोमेन से उसने प्रोब रखा और नीचे से आप कर रहे हो। But again, number one, suction evacuation in front of with the help of ultrasound probe. Number one, number two, ये कि अगर ब्लीडिंग हुई है और बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे कि पेशेंट शॉक में नहीं जा रहा, कैथेटराइज्ड है, ब्लड स्टेन यूरिन नहीं आ रहा उसका एनीथिंग, तो आप बलून बिल्कुल अप्लाई करो। बलून टेम्परनाट तो यस, मोर देन आई थिंक मोर देन 90% ऑफ द केसेस में, अगर इट इज नॉट अ वेरी बिग परफोरेशन, विल सेटल आउट। और देन यू कैन मॉनिटर, और फिर आप 24 आवर्स के बाद उसको बलून को निकालो, और देन यू कैन ऑब्जर्व। ये बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, इफ यू डोंट हैव हिस्ट्रोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी। और अगर खुदा ना खास्ता एक्सेसिव ब्लीडिंग है, या यू सी दैट द ब्लैडर हैज बीन रप्चर्ड, मे बी उसके कैथेटर में आ गया कुछ ऐसा कुछ, तो फिर आप लेप्रोटमी कर सकते हैं। तो गुड, थैंक यू सलमा। और किसी ने कोई ऐसा केस देखा हो या ट्रीट होते देखा हो तो जरूर शेयर कर लें। मैडम मैंने देखा है ट्रेनिंग में, लेकिन जितनी बार 2-3 केसेस देखे हैं, लेकिन जितनी बार भी हमारे वार्ड में आया है मैडम, डायरेक्टली लेप्रोटमी हुई है। मैंने तो इंजेक्शन मीथो भी नहीं देखा, इसलिए मैंने फर्स्ट सो टाइम नाउ आपसे यू भी नो, पूछा। सो नाउ यू नो द मैनेजमेंट। अब आप अपने हम्म। डिपार्टमेंट में ये मैनेजमेंट डिस्कस करो। देखो बात ये है कि शायद जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, इट वाज लाइक मेनी इयर्स बैक, और मे बी 16-17 इयर्स बैक की बात करें, तब शायद इतने प्रीवियस सिजेरियन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती थी, जैसे कि प्लेसेंटा एक्रीटास और स्कार एक्टोपिक्स। बट अब सारा का सारा पेशेंट की प्रेजेंटेशन शिफ्ट हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। Now the incidence of many things is increasing, which was not there previously, like scar ectopics हो गई, प्लेसेंटा स्कार ectopic तो हम सोच भी नहीं सकते थे हमारी, आई डोंट थिंक कि मैंने अपनी ट्रेनिंग में कोई स्कार ectopic देखा था। तो ये उसके बाद की बात है। तो सो द थिंग इज के अब हर चीज चेंज हो रही है। सो अब अगर अब आप लोग कह रहे हो 3-4 केसेस देखे हैं, सलमान ने हमें बताया, तो इस तरह के केसेस पहले इतने फ्रीक्वेंटली नहीं होते थे। इसी तरह प्लेसेंटा क्रीटा, जिस तरह आप शायद आप लोगों की हफ्ते की अगर 2 या 3 लिस्टों का डे है, तो हर लिस्ट पे होता होगा
तो हमारे वक्त शायद महीनों में होता था। सो द थिंग इज कि जो प्रीवियस सिजेरियन या प्रीवियस चीजों की कॉम्प्लिकेशन, देन द होल हर चीज की एक शिफ्ट आ रही है दूसरी तरफ। तो आई थिंक जो भी मैंने आपको भी मैनेजमेंट बताई है, यू शुड ऑल गो बैक टू योर डिपार्टमेंट एंड देन you all should discuss this management के before you touch the sac or you do anything। आप उसको मीथो दो एंड देन उसको आप इंटरवीन करो। कार्डियक एक्टिविटी है तो केसीएल तक भी दे सकते हो, पहले केसीएल दो, कार्डियक एक्टिविटी चली जाएगी, उसी दिन शाम को अल्ट्रासाउंड कराओ। कार्डियक एक्टिविटी चली जाएगी उस दिन या अगले दिन बीटा एचसीजी कराओ, बीटा एचसीजी ज्यादा होगा, एक मीथो दे दो इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर मीथो दे के 5-6 दिन वेट करो, हफ्ता वेट कर लो, और उसका बीटा एचसीजी कम हो जाएगा, फिर उसकी इवैक्यूएशन करो। आई थिंक इफ यू डोंट हैव हिस्ट्रोलैप्रो, अगर आप ये सब करके करोगे तो जैसे सलमा ने बताया शायद और भी आसान हो जाए, राइट, इवन विदाउट हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपिकली। सो प्लीज ट्राई दिस ऑल, और तो इंशाल्लाह देखना कि कितना बेहतर वो हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है, और कोई बात? 4 हैंड्स खड़े, एक एक करके बात कर लो। मैडम मुझे ये पूछना, अस्सलाम वालेकुम मैडम, मुझे ये पूछना था कि ऐसा ये जो आपने अप्रोच बताई ना कि जो टीवीएस प्रोब है उसी में जो है ओवम नीडल के थ्रू हम लोग एंटर होंगे और मीथो देंगे हम्म। सैक में, तो वो ओवम नीडल तो वाया हम फॉरनेस से जाते हैं, मतलब तो वो तो एक्स्ट्रा यूट्राइन अप्रोच हो जाएगा ना फॉरनेस के थ्रू, यानी इंट्रा यूट्राइन जाएंगे सैक में मीथो देने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। इंट्रा नहीं नहीं नहीं, हाँ देखो, नहीं, जब हम टीवीएस करके जा रहे हैं ना, तो हम यूट्रस के उसमें से नहीं गुजर रहे, ऑस में से गुजर के जा नहीं रहे, हम जा रहे हैं वॉल में से। सॉरी मैडम, कैसे? वॉल में से, इसीलिए तो हमने ब्लड श्लेड अरेंज कराए हुए थे। पेरिटोनियल कैविटी के थ्रू जा रहे हैं सैक में? जी, जी मैडम ठीक ठीक है ना, इसीलिए तो अंडर जीए कर रहे हैं, और इसीलिए तो हम वो कर रहे हैं, ब्लड अरेंज करा के और सारी अरेंजमेंट करके कर रहे हैं। ठीक है, एंड द नीडल इज सो थिन, वो इतनी पतली नीडल होती है कि वो नॉर्मली जो है वो उससे कुछ नहीं, वो उससे इतनी ब्लीडिंग नहीं होती कि वो प्रॉब्लम हो जाए। जी आसिया। मैडम ये ना गाइडलाइन में लिखा हुआ था कि सक्शन एवैक्यूएशन के बाद जैसे हमने ये डिफरेंट ऑप्शंस देखे ना कि बेलून टेम्पोनेट और इस तरह, तो उन्होंने सर्वाइकल सर्कलाज की भी बात की हुई थी मैम, ये इसका क्या रोल होगा इसमें? आई डोंट थिंक सो, इस केस में सर्वाइकल सर्कलाज का मुझे तो लगता है कोई रोल नहीं है, बिकॉज इट डजेंट रियली कॉज एनी सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी। द थिंग इज, हाँ, जहाँ सर्वाइकल एक टॉपिक हुई, क्विकली सर्वाइकल एक टॉपिक पे भी बात कर लेते हैं। सर्वाइकल एक टॉपिक बहुत आसान मैनेजमेंट है एज कम्पेयर टू स्कार एक टॉपिक। सर्वाइकल एक टॉपिक में भी आप इसको मीठा पहले दे सकते हो ताकि उसकी ब्लड सप्लाई खत्म हो। उसके बाद जब 5 से 7 दिन के बाद आप उसका जब इवैक्यूएशन करें तो उसमें आप क्यूरेटाज भी कर सकते हो, और उसके अंदर नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आप सर्वाइकल सर्कलाज ऑफर कर दोगे, क्योंकि हम ऐसा बात है कि वेन एवर पेशेंट हैज अ सर्वाइकल intervention या cervical surgery, then she will need cerclage, elective cerclage for the next time। ठीक है, ठीक है मैम। मैम मतलब इसमें कोई रोल नहीं है जैसे उन्होंने लिखा हुआ था कि आप सक्शन चलो एवैक्यूएशन के बाद सर्कलाज scar लगा। टॉपिक में आई एम क्लियर अबाउट इट, scar टॉपिक में there is no need of cervical cerclage next time। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। सो आई थिंक ये चीज नो डाउट एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके आपको प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप अपने डिपार्टमेंट्स में प्लीज इसको बेशक डिस्कस करो, इस सारी मैनेजमेंट को, एंड दैट विल चेंज लॉट ऑफ थिंग्स आई एम श्योर। सो बिल्कुल ये लेक्चर बिल्कुल अपलोड हो जाएगा आपका इसमें जो है वो यूट्यूब के ऊपर इंशाल्लाह इसी हफ्ते अपलोड हो जाएगा। ठीक है, किसी ने कोई और क्वेश्चन करना है तो कर ले।